तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें। गृह मंत्री अमित शाह जयपुर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी तस्वीर इसलिए क्योंकि अमित शाह का जयपुर आना राजस्थान के चुनाव और बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह जयपुर पहुंचे हैं। वो बैठक लेंगे, लेकिन ये बैठक किसी होटल में होगी या फिर बीजेपी ऑफिस में, इसको लेकर संशय अभी बरकरार है। लेकिन काफिला आगे बढ़ता हुआ, इसके साथ ही जो कार्यकर्ता वहां मौजूद वो जयकारे लगाते हुए, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ मौजूद है और बड़ी संख्या में जयपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद है। अमित शाह और जेपी नड्डा फीडबैक बैठकें लेने के लिए जयपुर आए हैं। रात तक चुनावी रणनीति को लेकर बैठक होगी, लेकिन इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा, इस बैठक में कौन कौन से मुद्दे पर बातचीत होगी, मसलन टिकट बंटवारा, प्रदेश में सियासी समीकरणों को साधना। और ये तस्वीर अमित शाह को रिसीव करने के लिए जो पहुंचे राज्यवर्धन राठौड़, कालीचरण सराफ, अशोक लाहोटी, गजेंद्र सिंह शेखावत और बाकी नेता जो उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें हैं एयरपोर्ट की, जहां बीजेपी की काफी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे जेपी नड्डा को रिसीव करने के लिए, अमित शाह को रिसीव करने के लिए। पुनीत कर्नावट पहुंचे, सौम्या गुर्जर पहुंची उन्हें रिसीव करने के लिए। सभी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिलते हुए अमित शाह। और ये तस्वीरें बेहद खास हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है। अमित शाह और जेपी नड्डा जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो विशेष विमान से जैसे ही वो उतरे और बाहर निकले, उनको रिसीव करने के लिए वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ मौजूद थे। बड़ी संख्या में जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता, जिसमें जरा तस्वीर एक बार फिर देखिए। सीपी जोशी ने जब साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र शेखावत रिसीव करने पहुंचे। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। ऐश्वर्या, क्योंकि जो तस्वीरें एयरपोर्ट की आई हैं उसमें तो एकजुटता है और जो अलग अलग गुट के नेता हैं वो भी एक साथ कतार में खड़े हुए हैं। बस यही संदेश तो देने आए हैं। देखिए, यही एक संदेश है, लेकिन बंद कमरे में संदेश क्या होगा, कितनी सख्ती से वो निपटते हैं, ये देखने वाली बात होगी कि जब बंद कमरे में बैठक होगी तो कितनी सख्ती के साथ वो हिदायत देंगे कि आप नीचे तक के कार्यकर्ताओं तक मैसेज पहुंचाए कि एकजुटता के साथ जुटे रहें। लेकिन जब तीन दिग्गज एक साथ बैठेंगे, कोर कमेटी की बैठक लेंगे, तो तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं या अपनी कोई प्रॉब्लम्स है संगठन में जो रखना चाहते हैं बंद कमरे में, वो नेता अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी आज की इस बैठक में। इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा, वो ये रहेगा कि परिवर्तन यात्रा को लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी। ये बातचीत होगी कि परिवर्तन यात्रा को लेकर फीडबैक पूछा जाएगा कि परिवर्तन यात्रा का फीडबैक कैसा रहा और परिवर्तन यात्रा के आगे की चीजों को के बाद रोड मैप तैयार किया जाएगा। यहाँ पर यह बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल का फूल जो है वो सर्वोपरि है और उसी आधार पर चुनाव मैदान में जाए। यहाँ पर हालांकि कैंडिडेट्स को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन ये तय मानकर चलिए कि आज की जो बैठक है, इस बैठक में संभागवार स्थितियों का आकलन किया जाएगा कि टिकट वितरण में किस तरीके से आधार बनाए और क्या आधार रहेगा, कितने लोगों के टिकट काटे जाएंगे और कितने नए लोगों को मौका मिलेगा और कितने पुराने लोगों को आपको बैलेंस करना है, उनको समझाना है कि भाई आप लोगों ने खूब चुनाव लड़ लिए, इस बार किसी दूसरे को मौका देंगे। जो एक या दो बार भी जीत गए हैं तो हो सकता है कि उनके चेहरे बदल दिया जाए, क्योंकि गुजरात पैटर्न जो है वो पूरे देश भर में सभी लोग जानते हैं कि गुजरात पैटर्न किस अंदाज में गुजरात पैटर्न से के तहत काम हुआ है। तो यहाँ पर यही चीज महत्वपूर्ण होगी और
विजेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ऐन वक्त पर सब कुछ बदल दिया गया। पहले पार्टी कार्यालय में पूरी तैयारियां कर ली गई, पुष्प लगा दिए गए, फूलों से सजा दिया गया और बहुत सुंदर पार्टी कार्यालय में रंगोलियां बना दी गई। और उसके बाद यहां पर अचानक से परिवर्तन ये हुआ कि बैठक का स्थान जो है वो ललित होटल ही तय कर दिया गया और दो जो फ्लोर है वो पूरी तरीके से बुक किए गए हैं होटल ललित के। उन 2 फ्लोर्स अमूमन बीजेपी के अंदर इस तरीके से होता नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कंफ्यूजन था? और दूसरा सवाल, मैं तस्वीरों को देख रहा हूं, ये संगठन की बैठक है, चुनाव को लेकर बैठक है, क्योंकि चुनाव पार्टी लड़ती है, सरकारें नहीं लड़ती हैं। ऐसे में संगठन की जो सबसे ऊपर की कुर्सी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो जेपी नड्डा उस पर विराजमान है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि शायद फ्रंट सीट पर अभी भी अमित शाह है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और अमित शाह पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस मजबूत पोजीशन में ले जाने के लिए अमित शाह का नाम हमेशा लिया जाता है। और चूंकि जेपी नड्डा उनकी टीम में महामंत्री थे तो जेपी नड्डा भी उनका पूरा सम्मान रखते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। तो अमित शाह एक बड़े रणनीतिकार भी माने जाते हैं और उनका कद जो है वो भले ही पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कद सबसे बड़ा होता हो, लेकिन उनका कद भी कम नहीं है, उनका कद काफी बड़ा है क्योंकि बड़े रणनीतिकार है। और जब बड़े रणनीतिकार, कई बार क्या होता है कि प्रतिभा जो होती है उसका सम्मान होता है, तो वो प्रतिभावान है। तो ऐसे में जेपी नड्डा भी अच्छे से जानते हैं कि उनकी प्रतिभा को, और पार्टी में तमाम चीजें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिहाज से भी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा है, तो प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा है तो ये सभी लोग जो हैं वो उनके साथ अपने आप ही माने जाएंगे। अच्छा, उसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि अमित शाह ने अपना नेटवर्क कभी ब्रेक किया नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ वो हमेशा बना रहा। और दूसरा है कि अमित शाह जब अध्यक्ष थे तो पार्टी अपने सर्वोच्च पर थी। जेपी नड्डा के नेतृत्व में कुछ चुनाव हारी है, चाहे वो कर्नाटक हो या हिमाचल का ही चुनाव जिस अंदाज में रहा, उसको लेकर भी कई चीजें रही हैं। अच्छा, बैठक बीजेपी ऑफिस में ना होकर होटल ललित में हो रही है, मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल, बैठक भी होटल ललित में हो रही है और बैठक में कोर टीम के लोगों को ही बुलाया गया है। बैठक पहले भाजपा कार्यालय होनी थी, भाजपा कार्यालय तैयारी हो गई, लेकिन ऐन वक्त पर चेंज कर दिया गया। पुलिस की पूरी टीम मुस्तैद हो गई थी, पुलिस अधिकारी आ गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर इसलिए चेंज किया गया कि पूरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था है वो उलझ जाती। जब केंद्रीय गृह मंत्री आते, शाम के वक्त ट्रैफिक का मामला होता है, पूरा शहर अपने अपने गंतव्य की ओर लौट रहा होता है। तो ऐसे में ये डिसाइड किया गया ऐन वक्त पर कि जो बैठक है वो होटल ललित में ही की जाएगी, क्योंकि इस बात को अमित शाह भी अच्छे से जानते हैं कि जब वो आएंगे तो पूरे शहर में ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होगा और आम जो व्यक्ति है उसे परेशानी ना हो, इसके चलते ये फैसला ऐन वक्त पर लिया गया है। ये बैठक कब तक चलने वाली है और क्या फिर रुकने का कार्यक्रम भी होटल ललित में है? क्योंकि माना जा रहा है कि सुबह वो संघ के प्रचारकों से और अन्य नेताओं से बातचीत कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। देखिए, ये बैठक 10 बजे तक मानी जा रही थी, लेकिन संभवतया ये बैठक 10 बजे को क्रॉस करेगी और ये बैठक लगभग देर रात तक ये बैठक हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि पहले ये बैठक थी प्रदेश कार्यालय में होनी थी, तो अब जब खुद वहीं पर रात्रि विश्राम करना है अमित शाह को और जेपी नड्डा को, तो वो वहां पर देर रात तक भी बैठ सकते हैं। क्योंकि अमित शाह का जो मिजाज है विजेंद्र, वो इस तरीके का है कि वो किसी भी विषय को जब पकड़ते हैं तो बहुत लंबे समय तक उस विषय पर चर्चा करते हैं, जब तक कि उसका निराकरण ना हो जाए, कोई सॉल्यूशन ना निकल जाए। तो वो तमाम विषयों को जब छुएंगे तो ये भी मानकर चलिए कि एक लंबा वक्त जो है वो यहाँ पर बीतेगा इस बैठक के दौरान। और लंबा वक्त जब बीतेगा तो आप ये सोचकर चलिए कि तमाम चीजें जो है वो ग्राउंड पर होगी। अच्छा ऐश्वर्या, क्योंकि तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है, जब कोई नेता आता है तो उनको रिसीव करने के लिए जो कतार में होते हैं, क्या उनकी कोई हायरार्की होती है या जो पहले पहुंच चुका होता है वो आगे खड़ा होता है? देखिए, कोई विशेष नहीं, इतने बड़े नेता आते हैं तो पार्टी में प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल तो हमेशा पार्टी में निभाया भी जाता है, प्रोटोकॉल की बातें भी होती है और प्रोटोकॉल को निभाया भी जाता है। लेकिन आज की जो बैठक है इसमें सभी लोग बराबर हैं, सभी कोर टीम के लोग बराबर है। कोर टीम के अध्यक्ष होते हैं वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, तो सीपी जोशी अपनी तरफ से संगठन की तमाम जो बातें हैं वो अमित शाह और जेपी नड्डा के सामने रखेंगे। बिल्कुल ऐश्वर्या, क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं कि भाई सतीश पूनिया काफी पीछे हैं इस कतार में, सौम्या गुर्जर से पहले पुनीत कर्नावट हैं जो उनको रिसीव कर रहे हैं।
ऐश्वर्या, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक और सवाल कि जो कोर कमेटी की बैठक होनी है उसमें कौन कौन से नेता है, क्या वो लिस्ट जारी हुई है? एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। संघ पदाधिकारियों से चुनाव को लेकर मंथन होगा, टिकट बंटवारे, प्रदेश की सियासी समीकरणों को लेकर भी चर्चा होगी। हाल ही में संपन्न हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का फीडबैक लिया जाएगा। पहले माना जा रहा था कि बीजेपी ऑफिस में बैठक होगी, लेकिन जिस तरीके से पीक आवर्स में गृह मंत्री शहर के अंदर आए और मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जिस तरीके से बता रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था पूरे शहर की ना गड़बड़ाए, इसलिए होटल ललित को चुना गया है। एयरपोर्ट से नजदीक एक होटल को चुना गया है ताकि शहर के अंदर की व्यवस्थाएं बिगड़े ना, और चुनावी साल में ये सब याद रहता है, क्योंकि जब आम आदमी घंटों ट्रैफिक जाम के अंदर फंसेगा तो पूछेगा किस वजह से, तो पता चलेगा कि गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा आए हैं, तो लोगों में थोड़ी सी परेशानी होती है, और उसी परेशानी को चाहते नहीं गृह मंत्री अमित शाह की जनता को महसूस हो, और इसलिए इस पूरे प्लान को अंतिम वक्त में बदला गया। जबकि तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी 5 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास, कि किस तरीके से बीजेपी ऑफिस को सजा दिया गया है, रंगोलियां वहां की गई हैं, सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, क्या वो लिस्ट जारी हुई है कि कोर कमेटी में कौन कौन से वो 12 या 16 सदस्य होंगे जो शामिल होने वाले हैं? ऐश्वर्या, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार फिर उनको जोड़ने की कोशिश करें, लेकिन बीजेपी के अंदर चाणक्य के तौर पर अमित शाह की पहचान रही है, और अभी भी पार्टी का एक बड़ा तबका है जो अमित शाह की रणनीति पर विश्वास रखता है, क्योंकि अमित शाह जिस दौर में बीजेपी के अध्यक्ष रहे, उस दौर में बीजेपी देश भर में शीर्ष पर रही। अनेकों राज्यों के अंदर कमल खिलता हुआ नजर आया, और जेपी नड्डा उनकी टीम का हिस्सा रहे, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी सम्मान अमित शाह का उतना ही है। ऐश्वर्या मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। ऐश्वर्या, आवाज आ रही है आप तक? जी विजेंद्र, बिल्कुल आवाज बखूबी आ रही है। और अमित शाह की जो आप बात कर रहे थे कि अमित शाह, इससे पहले भी अमित शाह, जेपी नड्डा ने बैठक ली थी कोर कमेटी की, लेकिन जो दिल्ली में वो बैठक हुई थी उसमें खुद प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। वो बैठक महत्वपूर्ण थी, और जैसे ही वो बैठक हुई थी उसके बाद भाजपा प्रदेश संगठन में कई बदलाव देखे गए। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी फैसला हालांकि कुछ दिनों बाद हुआ, उसके अलावा अन्य कई बातें हैं वो सामने आई, धरातल पर आई। उन बातों मतलब कहा जाए इस ओवरऑल इस बैठक को, तो इस बैठक को इस तरीके से सोच सकते हैं कि चुनाव से पहले उन्होंने इन नेताओं को यहां ना बुलाकर खुद यहां पर आए हैं, तो उसका कारण यही है कि बंद कमरे में वो अपनी क्लास देकर जाएंगे, वो बताकर जाएंगे कि आपको इस लाइन और चलना है। उनके पास पूरा फीडबैक है, हर विधानसभा क्षेत्र की स्थिति का फीडबैक है, लेकिन उन सबके पास संगठन का फीडबैक भी है कि संगठन की किस तरीके की स्थिति है। तो उस संगठन की स्थिति को देखते हुए संगठन में और मजबूत तरीके से सुधार क्या किए जा सके, इसे लेकर बात करेंगे। और विजेंद्र, मैं बताऊं कि जेपी नड्डा इससे पहले अनेकों बार आए हैं, अमित शाह अनेकों बार आए हैं, लेकिन अगर इन 5 सालों की बात करें तो सर्वाधिक अगर कोई आए हैं तो जेपी नड्डा आए हैं। जेपी नड्डा के कई दौरे हुए हैं, राजस्थान को लेकर उन्हें कई बातों की बखूबी जानकारी है। जेपी नड्डा भी जब बैठेंगे तो वो भी कई चीजें सामने निकाल ये कर रखेंगे। लेकिन इस बैठक की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पर जो आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है वो आंखों से ना दिखाई देने के परे लोगों तक बातें सूचनाओं के माध्यम से पहुंचेगी कि आखिरकार बैठक में क्या मैसेज दिया गया, क्या कुछ कहा गया। ये इंपॉर्टेंट बात होगी, क्योंकि बंद कमरे की बैठक है, बेहद गुप्त बैठक है। इस तरीके से नहीं है कि बैठक की चीजें तुरंत ही बाहर निकल कर आ जाए, लेकिन कुछ एजेंडे जो फर्स्ट इंडिया न्यूज के पास आए थे वो सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाए और बताने की कोशिश की कि इस बैठक में किन मुद्दों को लेकर फोकस रहेगा। तो जो मुद्दे इस बैठक में फोकस में लिए जाएंगे उन मुद्दों में यही मुद्दे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिरकार चुनाव में
किस अंदाज से भारतीय जनता पार्टी जाएगी, परिवर्तन यात्रा के बाद का जो रिस्पॉन्स है वो किस तरीके से रहा है, और परिवर्तन यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी का फोकस जो है मजबूत और कमजोर विधानसभा क्षेत्रों पर किस तरीके से रहेगा। जो पूरे प्रदेश भर में दूसरे राज्यों के नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, उन दूसरे राज्यों की नेताओं की ड्यूटी लगाए जाने के बाद वो जो नियमित तौर पर फीडबैक दे रहे हैं उसके आधार पर कितना काम हो रहा है, ये चीजें भी यहाँ पर देखी जाएगी। तो इस बैठक में माइन्यूटली एक एक चीज को फोकस किया जाएगा। और अमित शाह ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हैं, इससे पहले अनेकों बार आए हैं, इससे पहले भी बैठकें ली हैं, इससे पहले भी उन्होंने पार्टी का पूरा फीडबैक लिया है। लेकिन आज की ये बैठक चुनाव की इस तरीके की अपने आप में पहली बैठक है, और ये तय मानकर चलिएगा कि इसके बाद फिर से अमित शाह और जेपी नड्डा आएंगे और इसी अंदाज में फिर से एक बार और बैठक लेंगे जब टिकटों की घोषणा हो जाएगी। ये भी लगभग तय ही मानकर चलिएगा। ईश्वर, एक और सवाल, क्योंकि आपने कहा कि जेपी नड्डा और अमित शाह इससे पहले जब दिल्ली में बैठक कर रहे थे उसके बाद बड़े बदलाव हुए संगठन के अंदर, तो मानकर चलें कि आज के बाद बीजेपी के अंदर एक नई तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि अमित शाह के पास बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी का वीटो पावर कहिए या फ्री हैंड कहिए, वो डिसीजन लेने के लिए फ्री होते हैं और उसको प्रधानमंत्री मोदी की पहले से रजामंदी होती है। देखिए, इससे पहले जो बैठक हुई थी उस बैठक में जब प्रदेश भर की स्थितियां संगठन के सामने जा रही थी, कई तरीके के संगठन के कार्य चल रहे थे, कई अलग कार्य भी चल रहे थे जिसे लेकर, और संगठन में और कई नेताओं की जो बातें हैं वो संगठन तक पहुंच रही थी। कुछ जो आपस में मनमुटाव थे वो खुलेआम भी थे, तो कुछ पर्दे के पीछे के मनमुटाव थे कि आपस में लोगों के बड़े नेताओं के मन नहीं मिल रहे थे। तो उन सब चीजों को देखते हुए ये फैसला किया गया था कि इन सभी को बुलाकर एक बैठक करवाई जाए, और यही कारण था कि ये बैठक करवाई गई। बिल्कुल ऐश्वर्य, इस बैठक के बाद एक और सवाल दरअसल ये है कि जिस तरीके से टोंक के अंदर विधोड़ी को जिम्मेदारी दी गई, विश्नोई को जिम्मेदारी दी गई है, राजस्थान के अंदर आपको लग रहा है कि जातिगत आधार पर भी हर एक सीट पर माइन्यूट रणनीति तैयार की जाएगी और बाहर के कुछ और नेता जो अपनी अपनी जाति के ऊपर एक अलग तरीके की पकड़ रखते हैं उनको राजस्थान में लॉन्च किया जाएगा और उनको राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी? देखिए, विधोड़ी को जिम्मेदारी देने के अलावा भी और भी हर एक क्षेत्र में जिम्मेदारियां अलग अलग नेताओं को दी गई है। उसी के तहत ये जिम्मेदारी विधोड़ी को भी उसी के तहत दी गई है। क्योंकि विधोड़ी पिछले दिनों चर्चाओं में आए थे तो चीजें खुलकर सामने आ गई कि विधोड़ी की चर्चाएं इसलिए ज्यादा हुई, वरना प्रवेश वर्मा भी आए हैं, बराला भी आए हैं, बहुत सारे नेता अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना कर दिए गए हैं। ठीक एक दिन पहले जो पार्टी की बैठक हुई थी उसमें खुद प्रहलाद जोशी और अरुण सिंह और सीपी जोशी समेत तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने एक बड़ी बैठक ली थी। उसमें संगठन के जिलों के प्रभारी आए थे और जिला अध्यक्ष आए थे। उस बैठक में इन जब टीमों को रवाना किया गया तो उन्होंने अपनी मंशा भी स्पष्ट कर दी कि चुनाव का अंदाज किस तरीके का होगा, आपको किस तरीके से चुनाव मैदान में जाना है, मुद्दों को किस तरीके से उठाना है, सरकार पर किस तरीके से आघात करने हैं और सरकार को किस तरीके से लगातार घेरना है, ये चीजें सब क्लियर कर दी गई थी। उसके बाद वो अपने अपने क्षेत्रों में गए हैं। हालांकि इन चीजों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि कोई किसी जाति का कहीं पर प्रभारी बना दिया जाए, लेकिन वो दूसरे राज्य का हो तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव लोकल पॉलिटिक्स का अलग पड़ता है। लोकल पॉलिटिक्स में हो सकता है कि किसी एक जाति विशेष के किसी लीडर को उस जाति को देखते हुए उस विधानसभा क्षेत्र में ड्यूटी लगाई हो, लेकिन प्रतिद्वंदी पार्टी में उसी जाति के किसी दूसरे लीडर को लगा दिया गया हो तो बात बराबर हो जाती है। इन चीजों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रणनीतिकार कौन बड़ा होता है ये चीज देखी जाती है कि रणनीति बनाने में कौन सी पार्टी का कौन सा नेता माहिर है। तो यहाँ पर रणनीति उसी अंदाज से बनाई जाएगी। रणनीति में एक चीज और देखी जाती है विजेंद्र, कि पार्टी में जब सभी की ड्यूटी लगाई जाती है तो लोकल पॉलिटिक्स भी महत्वपूर्ण होती है। लोकल स्तर पर सांसद की क्या स्थिति है और सांसद कितना एक्टिव है और सांसद संगठन को कितनी तवज्जो दे रहे हैं, संगठन के कार्यों में कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, ये भी चीज देखी जाती है। लेकिन सभी चीजें उस वक्त भी गौण हो जाती है जब टिकट वितरण होते हैं। जैसे ही टिकट वितरण होते हैं तो सारी चीजें धरी रह जाती है और चीजें गौण हो जाती है। टिकट वितरण के बाद स्थितियां बिल्कुल ही बदल जाती है। ऐश्वर्य, आपने सांसदों का जिक्र किया। 3 सांसद तो वर्तमान तस्वीर के अंदर हैं। सीपी जोशी साहब खुद जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, राज्यवर्धन राठौड़ हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं,
माने ये भी चाह रहे हैं कि कुछ सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्या वो फैसला भी आज हो जाएगा? देखिए, इस फैसले को पार्टी पहले सोच चुकी है। पार्टी अपनी प्लानिंग बना चुकी है कि किसे कहां से लड़ाया जाएगा और किसे कौन से क्षेत्र में उतारा जाएगा और लोकसभा चुनाव में उनका ऑल्टरनेट क्या ढूंढा जाएगा। ये तो तय पार्टी पहले ही कर चुकी है, लेकिन बस पार्टी को घोषणा करना बाकी है कि जब टिकटों की घोषणा होगी तो पार्टी सभी चीजों की घोषणा भी करेगी। लेकिन जो चर्चाएं हैं वो अलग अलग तरीके से है। जैसे सुखबीर सिंह जौनापुरिया को भी चुनाव लड़वाए जाने की चर्चा है, कहीं टोंक के लिए भी बात आती है, तो कहीं दूसरी सीटों के लिए भी बात आती है, जो दिल्ली के आसपास की कोई सीट हो उसके लिए भी बात आती है, तो दिल्ली या हरियाणा के आसपास की सीटों को लेकर। तो वहीं पर दिया कुमारी को लेकर नाथद्वारा की बात कर दी जाती है, हवा महल की बात कर दी जाती है। वहीं और अगर सांसदों की बात करते हैं तो राजवर्धन सिंह राठौड़ तक की बात आ जाती है। गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर कोई पोखरण की बात जोड़ देता है, तो कोई सरदारपुरा की बात जोड़ देता है, कई तरीके की बातें जोड़ दी जाती है। लेकिन ये अभी यक्ष प्रश्न है। लेकिन आप तय मानकर हमारे साथ बने रहिए।